नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास और शोध से, मेहनत से, ईमानदार प्रयास से जो चंद्रयान-3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतर करके अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है, उसने यह सूचना दिया है कि चांद पर भी सारे खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं जो भारत के जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। मैग्नीशियम है, लोहा है, तांबा है, जिंक है, ये सब चीजें। और उसने यह रिपोर्ट दिया है कि शायद ऑक्सीजन भी है। अब अगर हाइड्रोजन की उपलब्धता वहां हो जाती है तो वहां पर जीवन संभव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जीने के लिए पानी की आवश्यकता अत्यंत है और पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही बनता है। पानी के तत्व में H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाता है तो चांद पर भी अब जीवन संभव हो सकेगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भेजने के लिए प्रज्ञान और विक्रम को बहुत बहुत बधाई। और वह बधाई, चूंकि प्रज्ञान और विक्रम एक यंत्र है, तो सारी बधाई उस यंत्र को तैयार करने वाले यांत्रिक वैज्ञानिकों, विज्ञान तकनीशियनों और उन तमाम लोगों को जाता है जिन्होंने अपने अथक प्रयास से देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, अपने वैज्ञानिक कौशल का लोहा मनवाया। बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वैज्ञानिकों को। मित्रों, आज बात एक तरफ प्रज्ञान और विक्रम के मेहनत से चांद पर जीवन की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है, तो क्या हमारे देश के लुटेरे अब चांद पर भी कब्जा जमाएंगे या भविष्य के गर्भ में है? मैं इस पर चर्चा अभी नहीं करूंगा। आज चर्चा है कि सिस्टम, चाहे सरकार, चाहे जिस किसी को भी हो, सिस्टम तो हमारी है। यह मानने वाले लोगों का सिस्टम कैसे दुरुस्त किया जाए और उनको अपने सिस्टम में लाने का प्रयास कब, कैसे और किस प्रकार हो, इन्हीं विषयों पर हम चिंतन करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर कोई सुझाव आपका है तो आप जरूर हमें बताइए, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारा पारितोषिक है। आपका बताया हुआ बात ही मेरा ज्ञान वर्धन करता है और मैं कुछ बोल पाने की सलाहियत प्राप्त कर पाता हूँ। मित्रों, आज कुछ बातें उदाहरण के तौर पर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार, चाहे जिस किसी को भी हो, सिस्टम उन्हीं का है। जो हमारे देश के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के लुटेरे हैं, जो हमारे सिस्टम में घून की तरह से ऐसा लग गए हैं कि वो सारा का सारा सिस्टम खोखला हो चुका है, वो जब चाहेंगे उनकी एक धक्का मात्र से ये सिस्टम चरमरा के गिर जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, यह सोच से ही हम घबरा रहे हैं। पता न क्यों, आप क्यों नहीं घबरा रहे हैं। मित्रों, सिस्टम का मतलब है, जैसे कि आज एक सूचना आया कि मुंबई के 2 ठगों ने, जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए की ठगी की है, वो अस्पताल के नाम पर ऐश कर रहे हैं। और एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एनर्जी ड्रिंक और तरह तरह के अयाशी का सामान ले जा रहे हैं और अस्पताल में मौज काट रहे हैं। चूँकि हमारे न्यायालय में इन सब बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे ही कोई अपराधी अपराध में बुक होता है, कोई बड़ा नेता हो, बड़ा गुंडा हो, बड़ा बैंक करप्टी हो, बड़ा उद्योगपति हो, बड़ा अफसर हो, उसका तबीयत तुरंत बिगड़ जाता है और वो जेल के बजाय अस्पताल में चला जाता है। यह बात देखा गया है। अमरमणि त्रिपाठी, जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास का इल्जाम लगा था, जिनको अब अपराध मुक्त कर दिया गया, परसों वो आजीवन कारावास से बरी हो गए। वो जेल में ही इलाज करा रहे थे, अस्पताल में इलाज करा रहे थे और अस्पताल से ही बरी हुए, घर नहीं गए। लालू प्रसाद यादव अस्पताल में ही इलाज करा रहे थे और इलाज कराने के बहाने ही बाहर आए हैं। आज उन्होंने मुंबई की यात्रा की है, जहां पर इंडिया गठबंधन का बैठक होने वाला है। कल उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना
भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा में नहीं है, वो दुश्मन है पिछड़ी जातियों का। मतलब वो पूरी राजनीति कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, इन सब चीज के लिए वो स्वस्थ है, लेकिन जेल में जाने के लिए उनका तबीयत खराब है, वो स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बंद है। यह है सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। मतलब झारखंड के जिस अति विशिष्ट डाक बंगले को जेल का स्वरूप किया गया है, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है। राजनीतिक रूप से वो लालू प्रसाद की विपक्ष की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सिस्टम में सरकार में चाहे जो भी हो, लालू प्रसाद यादव के हितों की बाल बांका नहीं हो सकता। वो अपने आराम फरमा रहे हैं। 2 दिन पहले हरियाणा में कुबेर ग्रुप के मालिक ने अपने 15, 20, 25 अत्याधुनिक और महंगी गाड़ियों के काफिला से एक गरीब ट्रक वाले को कुचल करके मार दिया। उसमें 2 गरीब आदमी, उसके ड्राइवर और क्लीनर का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का काफिला जब सड़क पर होगा तो कोई भी आदमी की नजर उस पर जाएगी, पुलिस वाले को भी गई होगी। लेकिन पुलिस वालों ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम करके अब मामले को शुरू किया है, और 2 दिन से उनको पता नहीं चला कि उस अत्याधुनिक महंगी गाड़ियों में कौन था, जबकि वो गाड़ी जल के खाक हो गई और उसमें सवार तीनों लोग सुरक्षित बाहर निकले। चूंकि 15-20 करोड़ की गाड़ी है, उसका मतलब ही है कि उसमें कोई कुछ नहीं होगा। चाहे आप किसी को मार दे, कहीं भी टकरा जाए, वो अत्याधुनिक गाड़ी है, आपको बचा ले जाएगी, इसीलिए उसका कीमत होता है। दुनिया की सबसे नामी गिरामी कंपनी है रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस में कुबेर के मालिक मालू बैठे हुए थे, और मालू सकुशल है, और उन्होंने 2 आदमी को जो अपने गाड़ी से कुचला है, उस पर अब तक मालू पर कोई केस नहीं बना। सिस्टम क्या है? मालू दिल्ली में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में सरकार है, पुलिस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के पास है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मालू का सिस्टम अपना है, वो चाहे सरकार किसी की हो, सिस्टम मालू का ही काम करेगा। मजाल के सिस्टम मालू के विरुद्ध हो जाए और कोई मालू के नाम के आगे FIR में कोई एक शब्द जोड़ दे। सिस्टम का मतलब है कि सलमान खान का केस में फैसला हुआ कि वो हिरन बेचारी खुद को गोली मार ली थी, और वो एक और कौन सा तीतर या कौन जानवर था, वो खुद छलांग लगा करके कुल्हाड़ी पर अपना गर्दन काट के आत्महत्या कर लिया था। सलमान खान तो बेचारा नाच कर रहा था उस जंगल में, इंजॉय करने गया था, जंगली जानवरों को दाना चुगने गया था। विपक्ष ने सलमान खान का नाम डाल दिया चूंकि वो सेलिब्रिटी था, और सारा हिरन बिरादरी यह कह रही है कि सलमान भैया तो दाना डालने आए थे। सलमान भैया जैसे आदमी से क्या हत्या जैसी पाप हो सकता है? ना 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 ना। वो हिरन दुनिया के सुख ऐश जैश को देख करके इतना दुखी हो गया था कि वो खुद बंदूक के सामने कूद करके अपनी जान दे दी, और तीतर ने भी यही काम किया था। सलमान खान एकदम निर्दोष है। सिस्टम चाहे जिसकी भी हो, सरकार चाहे जिसको भी हो, सिस्टम में सलमान खान निर्दोष पाया गया है। उस पर कितना उदाहरण दूं, 1-2 हो तो आपको बताऊं। इन सब बातों से मतलब होता है कि हम और आप भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा वगैरह वगैरह और वगैरह के चक्कर में पड़ करके आपसी संबंध खराब करते हैं। लेकिन मजाल कहीं 1952 से लेकर के अब तक किसी भी बड़े बैंक लुटेरा देशद्रोही को, देशद्रोही का मतलब वो जो घोटाले करके करते हैं, वो भी एक देशद्रोह की श्रेणी में है, जिसने बैंक लूट लिया और जिसने बैंक में घोटाला किया। दोनों के दोनों एक ही अपराध के भागीदारी हैं। उसने बंदूक लगा करके बैंक से पैसा निकाला, और इसने रिश्वत दिखा करके बैंक से पैसा निकाला। लूटा गया तो बैंक ही, तो लुटेरे दोनों हैं मेरे नजर में। वो जो बंदूक लगा कर लूटा है वो भी बैंक लुटेरा है, और ये जो लोन के माध्यम से लिया और पैसा चुकता ना किया ये भी लुटेरा ही है। मेरे लिए दोनों बैंक चोर हैं, और दोनों की एक ही सजा होना चाहिए, बिहान दबार या गला काटना। दोनों ही, मतलब कुछ ऐसे ही सजा दोनों के लिए होना चाहिए, लेकिन मजाल के सिस्टम उनके विरुद्ध कुछ कर सके। अब सवाल है हमारे लिए, हम जब 1952 से लेकर के अब तक, आप सुनते होंगे, पीछे से उदाहरण दूं क्योंकि आप लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, दूर तक आप नहीं जा पाते हैं। पीछे को उदाहरण दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए बेचैन थी,
तो उसने कहा था कि राष्ट्रीय दामाद की सारे पापों पर हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार चुप्पी बांधे बैठी है और गरीब किसानों का जमीन रावत बाड्रा हड़प रहे हैं। रावत बाड्रा पर कोई केस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो राष्ट्रीय दामाद है, मतलब वो सोनिया गांधी जी के दामाद थे, तो उसको नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय दामाद कहा करते थे। और भाजपा की सरकार नहीं थी हरियाणा में और राजस्थान में, इसीलिए वो सारा बवाल काटा जा रहा था। देश भर में ये कहा गया, लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा गलत बात है, गरीब किसानों का जमीन रावत बाड्रा हड़प रहे हैं और सोनिया गांधी सरकार में है, इस वजह से उनके कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने सोनिया गांधी और राजस्थान, हरियाणा तीनों जगह से कांग्रेस को हटा करके भाजपा को बैठा दिया। 10वां साल पूरा होने जा रहा है केंद्र में भाजपा को, 10वां साल पूरा होने जा रहा है राजस्थान और हरियाणा में भाजपा को। वहाँ 5 साल तक भाजपा रही है, फिर कांग्रेस है, फिर अगले बार भाजपा आएगी और हरियाणा में लगातार 10वां साल मतलब दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है भाजपा का। लेकिन एक भी एफआईआर रावत बाड्रा के विरुद्ध दर्ज नहीं हुआ। रावत बाड्रा पर किसी तरह का कोई इल्जाम लगाया ही नहीं गया। उसके बाद से साबित तो तब होगा ना जब कोर्ट में मामला जाएगा। और जब से भाजपा की सरकार आई है तीनों राज्यों में, तब से रावत बाड्रा पर कोई जमीन हड़पने का केस आया ही नहीं। मतलब या तो कांग्रेस की सरकार जाने के बाद रावत बाड्रा अपना ठठेरा के दुकान खोलने के लिए मुरादाबाद चला गया और वहां पर बर्तन बेच रहा है, या फिर अपना वो काम कर रहा है और किसी को बताया नहीं जा रहा है, या फिर रावत बाड्रा ने कभी कोई जमीन बेईमानी की ही नहीं, उसको बदनाम करके वोट लिया गया। इन तीनों ही मामलों में दोषी कौन और दोष मुक्त क्यों, यह बात हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई पूछना चाहिए वर्तमान सरकार से कि भाई जब रावत बाड्रा चोर था, जमीन का लुटेरा था, किसानों का जमीन हड़पा था, तो अब तक वो छोटा सांड की तरह से क्यों घूम रहा है, जेल के अंदर क्यों नहीं? और अगर वो निर्दोष था, कोई एफआईआर उस पर अब तक आपने दर्ज नहीं किया चूंकि उस पर कोई आधार ही नहीं था, तो फिर आप बिहाइंड द बार क्यों नहीं जा रहे हैं सार्वजनिक एक आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के चक्कर में, जनता को गुमराह करने के चक्कर में और देश में युद्ध जैसी वातावरण उत्पन्न कर देने के चक्कर में। क्योंकि जमीन पर सपा और भाजपा और कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता एकदम आमने सामने बंदूकें टांग दिए थे, तलवारें टांग लिए, खींच दिए थे कि भाई तेरा तो दामाद बेईमान है और हमारा दामाद ईमानदार है। अब उसके और पहले जाते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कांग्रेस भी पक्ष में थी। कांग्रेस ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टेलीफोन घोटाले को उठाया कि प्रमोद महाजन रिलायंस से मिल करके स्पेक्ट्रम घोटाला किए हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम घोटाला प्रमोद महाजन के नाम पर ही आया था और पूरी कांग्रेस उठाई, भाजपा की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार लगातार 10 साल तक, 2004 से 2014 तक, लेकिन प्रमोद महाजन के विरुद्ध एक भी एफआईआर उस 10 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। मतलब ये कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, सिस्टम इन बैंक करप्टों की, घोटालेबाजों की, लुटेरों की और देश के घात करने वाले देश घातकों की है। पार्टी चाहे वो जिस पार्टी के भी सदस्य हों, एमपी वो जिस पार्टी से हो, सरकार के अंग चाहे जिस पार्टी को, आपस में सब एक ही है, बैंक करप्ट, घोटालाबाज, चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, यही एक इनकी जाति है। पार्टी उनकी सब एक ही है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, करप्टों की पार्टी, व्यभिचारों की पार्टी, यह सब है। आपके लिए कहा जाता है कि वो कांग्रेसी हो को भाजपाई है। आपने सुना होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीएजी विनोद राय, जो हमारे गाजीपुर के रहने वाले थे, उन्होंने देश को ये सूचना दिया कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला कोयला में हुआ है। देश की जनता बिदक गई और उनको सरकार से बाहर कर दी। जब भाजपा की सरकार आई तो वो सारे के सारे अपराध साबित नहीं कर पाई और वो सारे के सारे मुक्त हो गए। बदले में जब अब भाजपा की सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो यहाँ पर जो इल्जाम लग रहा है वो सरकारें उसको मुक्त करेगी। मतलब सरकार चाहे जिसकी भी हो, सिस्टम हमारी है, यही सोच प्रभावी है और इसी सोच पर घात करना है। कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, शुरू करते हैं
उत्तर प्रदेश से, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो सबसे पहले अपने प्रदेश की नाम लूंगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश में मैं बहुत पीछे जाऊंगा तो आप लोग को नहीं समझ में आएगी। मैं 90 के दशक से बात करता हूं, क्योंकि 90 के दशक वाला आदमी 30-35 का हो गया होगा। जो 90 में 2-4-5 साल के होंगे वो 40 साल के हो गए होंगे, और मेरा कार्यक्रम 20-30-25-50 साल के लोग ही देखते होंगे। 80-90 वर्ष वाला कहाँ देख पाता होगा, और 14-15 वर्ष वाला मेरा चैनल देख ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके समझ में नहीं है, क्योंकि उसका वाला मटेरियल हमारे चैनल पर होता भी नहीं है। तो मैं 90 के दशक के बाद की बात का उदाहरण लेता हूँ। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की कृपा से मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री बने थे, तो जब प्रेस वालों ने उनके घर का फोटो लिया, उनके परिवार के साक्षात्कार ली, तो एक टूटी सी झोपड़ी में अखिलेश को गोद में टांगे उनकी पत्नी फोटो खिंचवा रहे थे। वहाँ मुलायम सिंह कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, नया कुर्ता सिलवाए थे मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए, और वो पीछे टूटी झोपड़ी और छप्पड़ का मकान दिख रहा था। आज वो छप्पड़ के मकान कहाँ चला गया, यह घोटाला कब हुआ कि वो मकान ही गायब हो गया जब से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। आज स्थिति यह है कि मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव, जिसने कभी नौकरी का फार्म नहीं भरा, फार्म भर के पात्रता भी नहीं है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की डिग्री खरीद के लाया है या पढ़ के लाया है, अभी तक संदेह है। तो उसके पास जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला अब नहीं अलॉट किया जाएगा, आपको अपने बंगले में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बंगला खाली किया। तो ठीक उस बंगले के बगल में ही कई 100 करोड़ का बंगला बनवाया। पैसा कहाँ से आया यह कोई नहीं पूछ रहा है। उसके बगल में मुलायम सिंह जी का आलीशान बंगला है, उसके बगल में डिम्पल का है, राम गोपाल का है, शिवपाल का है, धर्मेंद्र का है, अक्षय का है, मतलब लखनऊ का विक्रमादित्य मार्ग अब इन्हीं लोगों का है। उन्होंने इतना ज्यादा बेशकीमती मटेरियल जड़े मकान बनाए हुए हैं। पैसा इतना है कि 125 किलोमीटर वहां से सैफई पड़ता है। इतने दिन में वो चार्टर प्लेन से चुनाव में मतदान देने, घूमने वगैरह वगैरह में जाते हैं। जन्मदिन में देश विदेश से फूल आ जाता था, लंदन से बगी आती थी, और मुंबई से तारिकाएं और गणिकाएं आती थी, नाच गाना करके इन लोगों का, उनके परिवार का मनोरंजन करते थे। पैसा इतने पानी की तरह बहाया जाता था, और नौकरी और बिजनेस के नाम पर सिफर है, कोई परिवार का आदमी कुछ नहीं करता है। मर्सिडीज BMW में सारे के सारे घूमते हैं। मुलायम सिंह का वो जो बेटा है, जो असल में मुलायम का बेटा नहीं है, वो बेटा के रूप में स्थापित हो चुका है। किस लिए और कैसे हुआ यह चर्चा का विषय नहीं है। किसी की चरित्र हनन करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम उनके राजनीतिक चरित्र को बताना है, निजी चरित्र पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। खैर, अब सच्चाई ये है कि प्रतीक मुलायम सिंह का घोषित बेटा हो चुका है। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक का कोई नौकरी का आधार नहीं है, लेकिन लखनऊ का सबसे महंगा जिम उसके पास है, जिसमें करोड़ों लाखों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं। और प्रतीक दुनिया की सबसे महंगी कारों में चलता है, जो कारें आम आदमी फोटो में ही देख सकता है, बैठ नहीं सकता। प्रतीक उस पर फराटा भरता है। पैसा कहाँ से आया यह कोई नहीं पूछ सकता। अभी योगी आदित्यनाथ जी का 0 टॉलरेंस मना अपराध मुक्त समाज का स्थापना किए हुए हैं। अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग गया, या तो जुहन्नम में है या जेल में है, लेकिन उन्होंने भी प्रतीक यादव पर किसी तरह का कोई FIR जांच या उससे पूछताछ करना उचित नहीं माना, जिससे उसे पता चल सके कि भाई ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना तुम्हें मिल गया, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी मिल गई जिससे छिड़क देने से दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती। या उन्होंने नहीं पूछा। अब आता हूं, और भी है, कई लोगों को उदाहरण दूं। मायावती का ले लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि भाई बहुजन समाज पार्टी के पक्षधर लगते हैं। मायावती को मैं नजदीक से जानता हूं। एक टूटी सी चप्पल बना के कांग्रेस दफ्तरों में चक्कर लगाया करती थी, और नगर निगम के स्कूल में पढ़ाया करती थी। बड़ी सी बाल और साधारण सा सूट पहन के घुमा करती थी। अवस्था भी इतनी थी क्योंकि उनके पिताजी बेचारे इंटीरियर में 4th क्लास के कर्मचारी थे। 25 गज के मकान में 10 लोगों 12 लोगों का परिवार रहता था, तो कैसे सोता रहता होगा यह अंदाज लगाया जा सकता है। आज मायावती के पास अरबों खरबों है, क्या है, कितना है, मायावती को भी खुद स्वयं पता नहीं है। और हीरा की बूंदा पहनती है, नोट का माला लगाती है, हजारों लाखों रुपए की जूतियां पहनती है। नौकरी के नाम पर उन्होंने मास्टरनी की नौकरी छोड़ दिया जब
राजनीति में आई। लेकिन अब तक ना तो मुलायम सिंह के उनकी अटल विरोधी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने मायावती को हटा करके। मुलायम सिंह ने भी मायावती के इस दिव्य स्रोत का पता लगाना उचित नहीं समझा जिससे मायावती के पास अकूत संपत्ति आई हो। मुलायम सिंह को पलट करके मायावती मुख्यमंत्री बनी। मायावती का मुलायम सिंह इतने घोर विरोधी थे कि उन्होंने वो गेस्ट हाउस कांड का अगर कोई हम सुनते हैं तो सिहर जाते हैं, लेकिन मायावती ने उतने के बाद भी अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के उस दिव्य स्रोत का पता लगाना उचित नहीं समझा जिससे पास मुलायम सिंह जी के पास अरबों खरबों रुपया अपने आप चल के आ गया। बिहार में आते हैं 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे। लालू प्रसाद यादव ने स्वयं पत्रकारों को कहा है कि जी मैं इसी वेटरनरी अस्पताल के चपरासी वार्ड के सिंगल कमरे में 4 भाई रहा करते थे। 10 बाई 10 के कमरे में 4 भाई रहते थे, मतलब एक आदमी पर 2.5 फुट। उसी कमरे में खाना बनाना और भी कुछ काम था, मतलब 1.5 फुट के अंदर सोया करते थे। और जब मुख्यमंत्री बने थे तो पत्रकार मुलायम सिंह के तरह लालू प्रसाद यादव के भी घर गए थे, तो एक फूस की पलानी थी और ये नाक पोंछते हुए ये सब मीसा तीसा ये सब अलग अलग फटेहाल हाल में फोटो में दिख रहे हैं। आज इनके पास लालू प्रसाद के अलावा बाकी कोई परिवार में नौकरी पाने का पात्रता ही नहीं रखता, मतलब वो लोग फार्म भी नहीं खरीद सकते। भरना तो बड़ी दूर की बात है। ना तो राबड़ी देवी अंगूठा टेक नौकरी की सोच नहीं सकती। दोनों बेटे अव्वल दर्जे के नकारे, एक खींच खांच के मैट्रिक पास है, एक मैट्रिक तक भी नहीं जा पाया। हाँ बाबू शुभ आशीर्वाद। तो फार्म खरीदेगा, जाने का दुकान पर फार्म भरने की नौकरी को का पड़े हो जी 7वीं पास है, अगर 7वीं पास का फार्म मिलता है। मतलब चपरासी की भी जो नौकरी का पात्रता नहीं रखता है वो हवाई जहाज में जन्मदिन मना रहा है और BMW कार में घूम रहा है और 650 रुपये का बोतल का पानी पी रहा है। यह सब सार्वजनिक टीवी अपीयरेंस में दिखता है। यह दिव्य स्रोत कहाँ से आया, नीतीश कुमार ने भी नहीं पूछा जो उनके घोर विरोधी थे। कुछ दिन भाजपा भी सरकार के शासन में थी, उन्होंने भी यह बात नहीं पूछा। उसी तरह से रामविलास पासवान की संपत्ति का ज्ञान रामविलास पासवान को आज एक बार पूछ दिया जाए कि कितना रुपया है तो उनको पता नहीं था। और भी कई मत कितनों का उदाहरण मेरा 1-2 साल का लाइव हो जाएगा, हम बोलते 15-20 मिनट ही हैं। तो मित्रों हम लोगों को यह चीज पूछने की जरूरत ना पड़े या पूछ पाने की सोच ना आवे, इसीलिए हमको बताया गया कि हम जातीय जनगणना कर रहे हैं ताकि ठाकुर कितना है, ब्राह्मण कितना है, बनिया कितना है, भूमियार कितना है की जानकारी हो सके और हम इनके हिस्से के भी पैसा कैसे लूट सके या स्रोत जान सके। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे इतने लूटने के बाद भी ठाकुर साहब इतनी स्थिति में है कि रोज 10 बजे आकर के बोलने लगते हैं। मतलब इनके घर में अनाज इतना तो है ना कि खा के बोलने, क्योंकि खाए नहीं होते तो बोल कैसे पाते, तो वो उनके घर में भोजन कैसे बच रहा है यार, यह चिंता उनको होगी। इसीलिए जातीय जनगणना बनाए। आपको आरक्षण की लाठी दे देते हैं। नरेंद्र मोदी जब 3 राज्यों में चुनाव है तो वो 200 रुपया अचानक गैस का दाम कम कर देते हैं। मतलब जब से नरेंद्र मोदी शासन में आए हैं तब से 546 रुपया गैस पर बढ़ा है और 200 रुपया कम करके वाहवाही लूट रहे कि हमारे बहनों को दिया जा रहा है। क्या यह राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं होता तो क्या इतनी ज्यादा बड़ा दिल दिखाते नरेंद्र मोदी? या जो महिलाओं जिनको ये मुफ्त में 200 रुपया मुफ्त में मिल रहा है, उन लोगों ने भी कहा कि चुनाव में मिला है। किसी ने कहा अच्छा है चुनाव के बहाने 200 रुपये तो मिला, किसी ने कहा कि कैसा ना हो कि चुनाव के बाद फिर 200 रुपये बढ़ा दिया जाए। यह इसीलिए किया गया कि आप कोई बढ़ाने पर भी बात करें और कोई घटाने पर बात रखें और आपको यह जानने का मौका नहीं मिला जाए कि वो मालूम पर FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ। वो जो मुंबई बैंक करप्ट बैंक घोटाला करके अस्पताल में ऐश कर रहा है उसको बिहाइंड द बार क्यों नहीं भेजा गया। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर हुए हैं, वो घूम घूम कर राजनीति कर रहे हैं, तो उनको भीतर क्यों न भेजा जाए। आप यह जान ही नहीं पाए, इसी वजह से आपको यह लादा गया है दिमाग पर एक्स्ट्रा बोझ। अंत में सुझाव कि मित्रों एक विज्ञापन आता है कि अपना अकल लगा बहकावे में न आ। तो आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप अपना अकल लगाएं। यह अकल जरूर लगाएं कि ये नेताजी जो आपके सामने वोट मांगने आए हैं वो पिछले बार आए थे तो एक साइकिल पर थे, फटेहाल थे, पैदल घूम रहे थे। अभी 4-5 फॉर्चूनर में आ रहे हैं। तो उनसे पूछिए कि नेताजी ये पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या काम किया जिससे आपके पास फॉर्चूनर आ गया।
हमें भी बता दीजिए, हम आपके मतदाता हैं, आपके प्रजा हैं, क्योंकि राजा तो आप ही हैं। बेशक राजशाही नाम का कोई चीज़ ना हो, बट है तो राजा आप ही। और आप उनसे पूछिए, और लोगों जब पार्टी वाला आवे, अखिलेश यादव की पार्टी आवे, तो पूछिए कि भाई आपका एक सिरफिरा मंत्री जो कि आपके पार्टी का महासचिव है राष्ट्रीय, वो कह रहा है कि ये दलित, पिछले, आदिवासी हिंदू नहीं है, तो भाई हमारा धर्म क्या है? मतलब हम विधर्मी हो गए? हमारा कोई धर्म नहीं। लालू प्रसाद के परिवार के लोग आवे तो उनसे पूछिए कि जातीय जनगणना से लाभ क्या यह होगा कि पहले आप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद आपकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद आपका बेटा उप मुख्यमंत्री बना, और अब अगली बेटी का भी नंबर है। मतलब जातीय जनगणना हमारे लिए हो और मुख्यमंत्री का सीट आपके लिए हो, इसीलिए जातीय जनगणना किया जा रहा है। इन सब बातों की आप पूछताछ करें। विश्वास करिए, जब आप पूछना शुरू कर देंगे तो ये लोग सोचना शुरू कर देंगे कि अब क्या पैंतरा आजमाएं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं। और अंत में एक बात जरूर पूछिएगा कि सरकार आपकी थी या आपके विपक्ष की थी, ये बैंक घोटाले, अनवरत बैंक घोटाला कर रहे हैं, इन पर कोई लगाम नहीं लगाया गया। बयान में तो आपने कहा था कि ब्लैक मनी अब हम बाहर नहीं आने देंगे, बल्कि बाहर वाला भी अंदर लाएंगे। बाहर वाला तो अंदर लाने की सोचिए, आपके ज़माने में पहले से भी ज़्यादा ब्लैक मनी बाहर चला गया, इसका क्या? चाहे आप 2-3 बार यह बात पूछ लेंगे, और पूछें और अगर संतोषजनक जवाब ना दें तो सौभाग्य है कि चुनाव आयोग ने नोटा का सोटा दे रखा है आपको। एक बार चलाइए ना, देखिए ये लोग जो लोकतंत्र का दिखावा कर रहे हैं, लोग के सामने कैसे तांत्रिक की तरह से तड़तड़ाएंगे, तब जाकर के आपका पूछ बढ़ेगा और हो सकता है आपका कुछ भला हो। ऐसा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद कर लेते हैं, क्योंकि विश्वास पर दुनिया कायम है। ऐसा हो, इन उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।